अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, यानी प्रस्तावना। इस इंट्रोडक्शन में हम आप लोगों को कुछ 9th की चीज़ें बताएंगे और उसी को बेस लेकर के फिर हाई स्कूल यानी 10th का कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। अभी 1-2 दिन इंट्रोडक्शन चलेगा, इसके बाद पुनः जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगा 10th के लिए। लेकिन इसके पहले फार्मूला कैसे बनेगा या फार्मूला कैसे बनता है, इसके बारे में हम विस्तार से आप लोगों को बता देते हैं। चूँकि 10th का यह लेवल नहीं है बल्कि 9th लेवल होता है, इसलिए फार्मूला कैसे बनता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो उसके पहले देखिए, परमाणु के संबंध में सबको जानकारी होनी चाहिए कि एटम क्या है। यहीं से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। जो यहाँ से वीडियो या क्लास करेगा और उसको अगर समझ में आ जाएगा तो फिर 10th का जो भी केमिस्ट्री का लेसन स्टार्ट किया जाएगा सब आपको समझ में आता जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। परमाणु क्या है इसके संबंध में चलेंगे तो बस एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि परमाणु किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। बहुत ही छोटा कण है परमाणु, किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। शुरू में तो बताया गया कि परमाणु अविभाज्य है, चूंकि बहुत छोटा कण है तो उसको क्या विभाजित करना, इस तरह वैज्ञानिकों ने सोचा। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु जो है 3 कणों से मिलकर बनता है। परमाणु कितने कणों से मिलकर बनता है? परमाणु 3 कणों से मिलकर बनता है। उनका नाम क्या है? पहले का नाम है प्रोटॉन। प्रोटॉन को P से डिनोट करेंगे। दूसरे का नाम है न्यूट्रॉन, इसको N से डिनोट करेंगे। और तीसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसको E से डिनोट करेंगे। और यह भी बता दें कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। और एक प्रोटॉन पर अगर देखा जाए, यह भी ध्यान रखिएगा, एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यह माइनस में होता है, यह प्लस में होता है, लेकिन दोनों का परिमाण क्या है? समान। अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए और दोनों का परिणामी आवेश पूछा जाए तो चूंकि इसका प्लस है इसका क्या है? माइनस है, तो जिसकी वजह से यह घट जाएगा तो शून्य बचेगा। क्या बचेगा? शून्य आ जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो सबको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग एक बार पॉइंट आउट करिए, रफ पर या फेयर पर एक बार पॉइंट आउट करिए जैसे बताया जा रहा है। तुरंत करिए। इस पॉइंट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके नोट कर लीजिएगा। बेसिक जानकारी यहीं से रहनी चाहिए सबकी, और यहां से आप केमिस्ट्री का पार्ट समझेंगे तो आपको पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, कुछ रटना नहीं पड़ेगा।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु का आकार, यानी परमाणु का आकार कैसा है तथा कणों की स्थिति, इस स्टेप पर चलते हैं। कणों की स्थिति ध्यान दीजिएगा सब लोग, यानी दो स्टेप मिला। एक तो परमाणु का आकार कैसा है, और यहां पर जो तीन कण हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यह कहां पर है परमाणु में, इसके बारे में हम चलते हैं अगला स्टेप। तो देखिएगा परमाणु का आकार तो गोलाकार माना गया है कि परमाणु जो है गोलाकार आकार का होता है। ध्यान दीजिएगा परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार माना गया है। और इस गोलाकार भाग में यह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां होता है, इसके बारे में जब चलेंगे तो इसका आकार तो हमने बता दिया गोलाकार है। आकार यहां पर बल्कि नोट कर लेना है, गोलाकार रहेगा। और इन कणों की स्थिति, तीनों कणों की स्थिति कहां पर होगी इस परमाणु में, तो देखिए यह परमाणु का आकार गोलाकार बनाकर इसका केंद्रीय भाग होता है। केंद्रीय भाग, यह देखिए केंद्रीय भाग का मतलब बीच वाला भाग, इसको न्यूक्लियस या इसको नाम देते हैं नाभिक, नाम देते हैं नाभिक, नाम दिया जाता है, नाभिक है। और ध्यान रखिएगा अब कणों की स्थिति हम बताने जा रहे हैं, तो यह नाभिक वाला भाग परमाणु का ठोस होता है और जो शेष भाग होता है वह खोखला होता है। क्या समझे आप लोग कि यह जो परमाणु है, परमाणु का आकार तो गोलाकार है, ध्यान दीजिएगा परमाणु का आकार गोलाकार रहेगा, लेकिन इसके बीच वाला भाग जिसको आप सेंट्रल भाग कह सकते हैं या परमाणु का केंद्रीय भाग कहेंगे, वह भाग क्या होता है, ठोस होता है। उस ठोस भाग में दो कण होते हैं, कौन कौन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होता है यानी केंद्रीय भाग में रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इस नाभिक की चारों तरफ कई कक्षाएं इस तरह होती हैं। इन कक्षाओं में जो है क्या करता है, चक्कर लगाता है। यह जो इलेक्ट्रॉन है इनकी कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। देखिए नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं बनती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो यह देखिए हमने एक परिचय दिया कि कणों की स्थिति क्या कहां पर है। हमने बताया परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला है, इसका केवल केंद्रीय भाग ही ठोस है जो उसको कहा गया नाभिक, और यह भाग क्या है, सॉलिड है यानी ठोस है, और सब खोखला होता है। तो आप समझ गए होंगे कि परमाणु का जो भार है वह केवल नाभिक पर ही निहित होगा, चूंकि और भाग का जब खोखला रहेगा तो उसका कोई भार तो आएगा नहीं। नाभिक वाला भाग ठोस है इसलिए उसका पूरा भार नाभिक पर ही क्या है, निहित है, न्यूक्लियस पर ही निहित रहेगा। तो बोलिए क्लियर हो गए सब लोग। इसका भी फिगर आप लोग बना लीजिएगा इसी तरह से। यह परिचय में सब लोग फिगर या बना लीजिएगा, बल्कि फेयर पर शुरुआत में इंट्रोडक्शन करके इसको परिचय ले लीजिएगा। इस तरह हम शार्ट में ही परिचय दे रहे हैं आप लोगों को, और जो 9th के बच्चे हैं वह भी इसको इस वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उनका केमिस्ट्री का पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है उनका भी। तो ये देखिए इस फिगर में हम कणों की स्थिति बता दिए। अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु के केंद्रीय भाग में कौन कौन से कण होते हैं, तो जवाब क्या मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बोलिए जवाब यही मिलेगा ना। और इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो बताइएगा नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितना रहेगा इसके बारे में फिर आगे हम बता रहे हैं कि कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको सब लोग नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखिए हम हटा रहे हैं। अब देखिए इसमें 2 स्टेप और आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। 2 स्टेप में क्या मिलेगा, एक मिलेगा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं।
एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, इसको यह क्या होता है, और यह भी ध्यान रखिएगा इसको जड़ से डिनोट करते हैं, यानी जड़ से दिखाते हैं। परिभाषा इसी बेस पर दिया जाता है। इस फिगर को सब लोग ध्यान दीजिएगा। बताया क्या जाता है, किसी परमाणु के नाभिक में, देखिए नाभिक पर आ जाइए, कहा किसी परमाणु के, फिर कहा है नाभिक में, तो नाभिक पर आ जाइए, उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। यही परिभाषा है। परमाणु क्रमांक की परिभाषा है कि किसी तत्व के परमाणु नाभिक में, देखिए किसी तत्व के परमाणु नाभिक में, परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी जड़ जिसको दिखाते हैं कहते हैं। यही परिभाषा होती है परमाणु क्रमांक की। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी देखिए यही न्यूक्लियस वाला भाग है। अगर इसमें 5 प्रोटॉन है तो जड़ का मान कितना आएगा, 5 आएगा या 5 आएगा। अगर यहां पर प्रोटॉन 10 है तो परमाणु क्रमांक भी क्या आएगा, 10 आएगा। इस बात को समझ गए होंगे। तो आप लिख सकते हैं जड़ बराबर क्या लिख सकते हैं, P। इतना तो लिख ही सकते हैं इस परिभाषा के आधार पर, जड़ बराबर P। तो पूछा जाता है एटॉमिक नंबर से आप क्या समझते हैं, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। यह सब चीजें आपको 10th में नहीं मिल पाएगी, यह सब 9th में है या तो 11th में है। और इसी को सीख कर ही हम लोग केमिस्ट्री में 10th या 12 का पार्ट हल करते हैं। लेकिन इसको बिना सीखे या जिसको भी नहीं समझ में आएगा, यह आ नहीं पाएगा, उसके लिए आगे केमिस्ट्री बहुत हार्ड पड़ जाएगी, यानी बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए इन समस्याओं को देख लीजिए पहले, ताकि यह सब समस्याएं न रह जाएं। तो समझ में आ गया सब लोगों को परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो परिभाषा सीधी सीध है, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में, तत्व में देखिए परमाणु होता है, इस बात को भी समझिए सब लोग। किसी तत्व में देखा जाए तो परमाणु होता है। जैसे देखिए आयरन एक तत्व है। अगर यह मान लीजिए आयरन का टुकड़ा है, यह पेन जो है आयरन का टुकड़ा है, तो यह एक तत्व है। यह कैसे बना है तो बताएंगे, यह जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। यह परमाणु कैसे बना है तो बताएगा, परमाणु तो शुरू में अविभाज्य कण माना गया, लेकिन फिर बाद में वैज्ञानिकों ने जब खोज किया, तमाम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किया, तो उसके आधार पर उन्होंने बताया कि यह जो परमाणु है वह 3 कणों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां होता है तो बताएंगे नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन कहां होता है तो नाभिक के चारों तरफ बिखरा रहता है, या कह लीजिए कक्षाओं में क्या कहता है, चक्कर लगाता है। तो परमाणु संरचना के बारे में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, देखिए बोर का परमाणु मॉडल है। यानी कई मॉडल मिलेगा जो कि 9th में बताया जाएगा। अगर 9th में आप नहीं पढ़ पाए हैं तो 11th में बताया जाएगा फिर। लेकिन यह सब 9th और 11th जो क्लास आप कराता है, इसमें सब रूल मिलता है और उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, लापरवाही, बस चूंकि बोर्ड नहीं रहता है, लापरवाही से काम करते हैं। कहते हैं 10th भी बोर्ड है, 12th भी बोर्ड है, इसमें मेहनत करेंगे, 9th 11th में मेहनत नहीं करेंगे। और नहीं मेहनत करने का नतीजा क्या निकलता है कि 10th और 12th भी आपका कमजोर हो जाता है और आप कमजोर बनते चले जाते हैं। यही दिक्कत होती है। हर एक क्लास का महत्व होता है अपना अपना, चूंकि हर एक क्लास में कुछ ना कुछ रूल होते हैं और उसी रूल पर चलकर हम लोग आगे क्लासों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो समझ में आया होगा सबको। ध्यान दीजिएगा इस पर जो हम बता रहे हैं। फिर आता है, यह भी बता दें आपको यहीं पर हम, कि नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतने ही बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बराबर रहेगी तो इसको देखिए ई भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। हमने कहा जितना प्रोटॉन होते हैं वह तो परमाणु क्रमांक होता है, सही है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षाओं में उतना ही प्रोटॉन नाभिक में होता है। शुरुआत में नॉर्मल कंडीशन में बता रहे हैं।
अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा तो इनकी संख्या बढ़ घट जाएगी, तो उस समय प्रोटॉन तो अस्थायी है, चूंकि नाभिक में रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, उन सब नॉर्मल कंडीशन में हमने बताया यह फार्मूला लागू होगा। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया या ग्रहण कर दिया तो उस समय यह फार्मूला लागू नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी बहरहाल इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए आता है दूसरा स्टेप में, एक स्टेप तो है हमने बताया कि परमाणु क्रमांक क्या है, दूसरा स्टेप आ जाता है परमाणु भार। परमाणु भार आता है जिसको एटॉमिक वेट बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोला जाएगा। यह क्या होता है जिसको हम दिखाते हैं, किससे बताएं, ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार को ए से डिनोट करेंगे। तो इस स्टेप को आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, एटॉमिक वेट या परमाणु भार क्या है, इसके संबंध में ध्यान दीजिएगा। इसके पहले भी हमने एक दो वीडियो आपको मतलब जो है 10th लेवल पर केमिस्ट्री में डाला है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा सब लोग, उसमें भी जानकारी तमाम दी गई है। लेकिन अब हमको चूंकि 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, इसलिए हम इंट्रोडक्शन एक बार पुनः आप लोगों को दे रहे हैं। हो सकता है पिछली वीडियो में कुछ दिए हों, लेकिन यहां से आप लोग देखना भी स्टार्ट करिएगा। तो देखिए यहां पर परमाणु भार या एटॉमिक वेट क्या है। अब हमने बताया, यहीं पर आइए फिर लौट करके, हमने बताया कि परमाणु यह गोलाकार आकार है, इसका नाभिक वाला भाग ठोस है, और बल्कि जो यह दिखाई दे रहा है वह खोखला है। तो खोखले भाग का वजन तो होता नहीं है, बोले होता है क्या, वजन तो होता नहीं है, खोखले भाग का कोई वजन तो है नहीं। तो यह ठोस भाग का जो वजन होगा वही जो है इस परमाणु का वजन होगा या इस परमाणु का भार आएगा। तो आप कह सकते हैं कि परमाणु का समस्त भार तो उसके नाभिक पर निहित है, समस्त भार उसका क्या है, नाभिक पर निहित है। तो परिभाषा दे सकते हैं परमाणु भार की, और नाभिक में कौन कौन से कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वजन आएगा मिलाकर, वही नाभिक का वजन आएगा, वही परमाणु का भी वजन आएगा। तो देखिए आप इसी संख्याओं का योग करके बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कैपिटल ए कहते हैं। हमने बताया आपको, चूंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो दोनों का मिलाकर जो वजन आएगा यानी योग जो आएगा वही परमाणु भार कहलाएगा। इसको परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। परमाणु भार चाहिए कहिए, चाहे परमाणु द्रव्यमान कहिए, चाहे एटॉमिक वेट कहिए, एक ही चीज है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको समझ में आया होगा, इसी फिगर के हिसाब से हमने आपको समझा दिया। और इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, परमाणु भार बराबर ए बराबर हो जाएगा पी प्लस क्या एन। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, ये दोनों का जोड़ ही एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है, तो ए बराबर पी प्लस एन आ गया। तो इसको भी आप डिनोट कर लीजिएगा पूरा। और देखिए इसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी तमाम स्टेप दिए जाते हैं। अब आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें इससे कई जानकारियां आपको मिलेंगी और उन जानकारियों को आपके साथ हम दिखा रहे हैं, कैसे जानकारियां आप ले सकते हैं। चलिए आइए, अगर कहा जाए कि नाभिक पर कौन सा आवेश आएगा, तो जवाब क्या आएगा, नाभिक में चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश है नहीं, तो सब मिलाकर नाभिक पर धन आवेश आएगा। कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। तो आप पहला पॉइंट आउट करिएगा कि परमाणु का नाभिक क्या होता है, धन आवेशित होता है।
हो गया। यह देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है परमाणु का नाभिक कैसा होता है, तो दबाव रहेगा क्या, धनावेशित होता है। तो नोट कर लीजिएगा सब लोग, परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। यह पहला नंबर आपका पहला स्टेप में रहेगा, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। हो गया होगा सबका। दूसरा पॉइंट अब लिखते हैं क्या, अब परमाणु देखा जाए कौन सा आवेश रहेगा पूरे परमाणु पर, तो आप इस लाइन को ध्यान रखिएगा, नाभिक में जितना प्रोटॉन रहेगा यानी जितना प्लस आवेश रहेगा, उतना ही बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन यानी उतना ही माइनस आवेश रहेगा। तो बताइए जितना प्लस आवेश है नाभिक में उतना ही बाहरी कक्षाओं में माइनस आवेश है, तो सब मिलाकर अगर देखा जाए तब परमाणु पर आवेश आएगा। तो अगर मान लीजिए एक उदाहरण बता रहे हैं, अगर मान लीजिए 5 प्रोटॉन है तो प्लस 5 आवेश होगा, और 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएगा ही, तो यहां पर 5 माइनस आवेश रहेगा। दोनों का परिणामी निकालिए, आप एक एग्जाम्पल बताए हम, दोनों का परिणामी निकालेंगे तो क्या आएगा, समझ जाएगा। देख लीजिए प्लस 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 माइनस है, तो हमने बताया भी है, एक वीडियो डाला है चिन्ह परिपाटी के लिए, धन ऋण मिलकर मिलाना है, धन ऋण मिलकर घट जाता है, तो यहां घट जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा, ठीक ना। अगर इसमें कोई बड़ी कोई छोटी संख्या रहती तो धन ऋण मिलकर घट जाता है, चिन्ह बड़ी संख्या अगर आता है, यह रूल होता है। लेकिन यहां संयोग से दोनों बराबर, इसलिए 0 आ गया। तो 0 का मतलब है कि कोई आवेश नहीं आएगा। तो आप इस लाइन को लिख सकते हैं कि परमाणु क्या है, उदासीन है। परमाणु क्या है, उदासीन है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं आएगा। तो नोट कर लीजिएगा सब लोग, परमाणु उदासीन कण है दूसरा स्टेप में, यह हम समझाने के लिए आपको बताए हैं, परमाणु उदासीन कण है। तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और ध्यान दीजिएगा, हर एक तत्व का अपना अपना परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है, यह उसकी पहचान होती है। ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से ही किसी तत्व की पहचान होती है। किसी तत्व की क्या होती है, पहचान होती है, उसके गुणों की व्याख्या होती है, उसके बारे में विस्तार किया जाता है। बोले किसी के बारे में आप जानकारी आपको रखनी है या लेना है, तो उसके कुछ ना कुछ बेसिक गुणों को जानकारी रखना जरूरी होगा, उसी के आधार पर आप उसके गुणों की व्याख्या करेंगे। जैसे हम बता रहे हैं, अगर हम लिख दें सोडियम, तो सोडियम का प्रतीक जान रहे होंगे सब लोग, क्या होता है या नहीं होता है। प्रतीक तो याद कर लीजिए सब लोग, हम एक वीडियो बनाकर भी डाले हैं, उसमें 10-12 तत्वों का नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार डाले हैं, तो उसको सब लोग ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा और जो मिलता जाएगा, नहीं अगर आप उसको जो है याद किए हैं तो वह याद करते जाइएगा लाइन टू लाइन। तो यहां पर हमने बताया सोडियम एक तत्व है जिसका प्रतीक है या नहीं, क्या प्रतीक है या नहीं, हमने बताया है प्रतीक क्या होता है। किसी बड़े नाम को देखिए, सोडियम बड़ा नाम है, ध्यान दीजिएगा सब लोग समझने के लिए, सोडियम इसका बड़ा नाम है। सोडियम के बड़े नाम को छोटे रूप में लिखना क्या है, प्रतीक है। इसको हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। तो किसी बड़े नाम को छोटे रूप में लिखना उसका प्रतीक है। और प्रतीक में हमने बताया पहले फिगर के माध्यम से प्रतीक इंगित किया जाता था, लेकिन हमने बताया विकास के साथ साथ या समय के साथ साथ परिवर्तन किया गया, और आज हम लोग प्रतीक इस तरह लिखना प्रारंभ कर दिए हैं। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक भी होता है, परमाणु भार भी होता है। परमाणु भार इसका 23 होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम एक तत्व है जिसका प्रतीक Na है, इसका परमाणु क्रमांक 11, तिरछे थोड़ा दिखाया जाएगा, और परमाणु भार 23 है। लिखने का ये तरीका अच्छा है, बता दे रहे। नीचे वाला परमाणु क्रमांक रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा, परमाणु भार रहेगा। परमाणु भार का मतलब ये, और परमाणु क्रमांक का मतलब क्या, जड़। अब बताइए, सोडियम का जब परमाणु क्रमांक जड़ बराबर 11 है और परमाणु भार A बराबर 23 है, बोलिए N 23 है,
तो अगर पूछा जाए कि सोडियम के परमाणु में प्रोटॉन कितना है तो बताइए इसी हिसाब से जवाब दीजिएगा। Z बराबर P होता है तो Z का मान 11 है तो P बराबर भी क्या आएगा 11। यानी सोडियम परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कितना होगा 11 होगा। फिर आप आइए, अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो बताइए P बराबर E है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतना होगी 11 होगा। अगर पूछा जाता है न्यूट्रॉन कितना है तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए देखिए आप यह फार्मूला देखिएगा, A बराबर P प्लस N होता है तो बताइए N बराबर अगर निकालना है तो P इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, यानी A माइनस P हो जाएगा। देखिए इस फार्मूले को, N बराबर या P इधर आएगा तो A माइनस P हो जाएगा। तो N बराबर A का मान देखे 23 है ऊपर दिया हुआ, अब P का मान 11 है तो माइनस 11 करिए तो N बराबर हम लोग समझ गए होंगे कितना आएगा 12 आएगा। तो देखिए न्यूट्रॉन 12 आएगा, इलेक्ट्रॉन 11 आएगा, प्रोटॉन 11 आएगा। बताइए सोडियम का परमाणु 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन से समझिए निर्मित है। बोले समझ में आया होगा। अगर इसका आकार बनाते हैं, देखिए इसका आकार गोलाकार बना करके यहां पर बीच में इसका सेंट्रल भाग यानी नाभिक वाला भाग दिखाएंगे और इसमें आप लिख सकते हैं P बराबर कितना, P बराबर 11 और N होता है ना, N भी होता है, N बराबर कितना 12 और यह बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कई कक्षाएं बनती हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आप लोगों से। यह इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन सब टोटल मिलाकर कितना है 11 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह परमाणु का नाभिक बना है। इस तरह परमाणु का नाभिक में प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन 12 और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में सब मिलाकर कितने हैं 11। अब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके बारे में फिर आगे हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, हमने बता भी दिया। तो कन्फर्म हो गए होंगे सब लोग। किसी भी तत्व का हमने बताया परमाणु क्रमांक परमाणु भार, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, बस यही याद रखना है, केवल तत्वों का नाम, उसका प्रतीक क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है। बस आप जनरली जो आपको मिलना है ज्यादा वही याद रखेंगे तो वही ज्यादा है, समझिए। क्योंकि अब तक ज्ञात 118 तत्व है तो 118 तत्व का एक साथ प्रतीक उसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार नहीं याद कर सकते, लेकिन कुछ तत्वों का तो याद करेंगे। 10-20 अगर आपको याद हो गया तब भी आप समझिए कि सब आता जाएगा। जो जनरल है जैसे ऑक्सीजन है तो वो होता है, उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। नाइट्रोजन होता है तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु भार 14 यानी 14 होता है। कार्बन है तो इसका 6 और 12 होता है, यानी परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12। तो अधिकांश में देखिएगा, शुरू में देखिएगा जो परमाणु भार का आधा लगभग परमाणु क्रमांक आएगा, लेकिन ऐसा कोई रूल मत मानिएगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि आधे पर ही आएगा, ये भी बता देते हैं। लेकिन शुरुआत में जो मिलेंगे लगभग आधे पर ही मिलेंगे, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो याद रखिएगा इसको। और देखिए अगर आपके पास 9th की बुक है तो उससे भी देख लीजिएगा, या हम वीडियो इसके पहले डाले हैं तो उसको देख लीजिएगा। 10-12 तत्वों का प्रतीक परमाणु क्रमांक परमाणु भार डाले हैं, उसको देख करके उसको ना याद रखिएगा। उसके बाद हम बताते चलेंगे तो उसको आप लोग उसी में जो है बढ़ाते जाइएगा आगे। 12 हमने लिखवाया, 10 हमने लिखवाया, तो उसके नीचे बढ़ाते जाइएगा आप लोग। वह एक पेज पर नोट करिए रहेगा और नीचे जगह छोड़े रहिएगा। जब हम बताते जाएंगे तो बारी बारी से आप लोग जिसका नहीं नोट किया उसका नोट करते जाइएगा। तो बोले समझ में आया होगा सबको। अगर आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, खूब मन लगाकर पढ़ेंगे तो यह केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। लेकिन यह सब बेसिक कमजोरी की वजह से समस्या आ जाएगी कि आपको एक भी चैप्टर अच्छी तरह समझ में नहीं आ पाता है, और उन समस्याओं को हम पहले निदान करने का प्रयास कर रहे हैं कि निदान हो जाए, तब हम किसी लेसन को स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में। तो क्लियर हो गए सब लोग। अगर हम लोग कोई भी तत्व लिखे इस तरह, आप देखिए अपने से भी बना करके, जैसे हमने सोडियम का दिखाया उसी तरह आप सी कार्बन का लिखिए, यहां कार्बन लिखिए, कार्बन का प्रतीक सी होता है, इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 6 यहां लिखा जाएगा, परमाणु भार 12 यहां लिखा जाएगा। फिर इसमें भी स्टार्ट करिए कि Z बराबर बताइए क्या आएगा, 6 आएगा।
ए बराबर क्या आएगा, 12 आएगा। इसके बाद इसमें प्रोटॉन बताइए कितना आएगा, बोलिए सब लोग, प्रोटॉन कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं, बोलिए प्रोटॉन, चूंकि Z बराबर P, अभी देखिए आपके सामने फार्मूला लिखा है, तो P बराबर 6 आ गया। E बराबर भी क्या आएगा, 6 आएगा। न्यूट्रॉन निकालना है तो हमने बताया A माइनस पी करेंगे, हुआ ही है। तो देखिए न्यूट्रॉन A माइनस पी का मतलब 12 माइनस 6 यानी कितना आएगा, 6। तो देखिए न्यूट्रॉन भी 6 आ गया, इलेक्ट्रॉन भी 6 आ गया, प्रोटॉन भी 6 आ गया, इनकी संख्या बराबर है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताइए, इसका फिगर बनाएगा जब परमाणु का आकार बनाएगा, तो इसमें नाभिक में प्रोटॉन कितना दिखाएंगे, 6, न्यूट्रॉन कितना दिखाएंगे, 6, और यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन कितना दिखाएंगे, 6, यहां 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी कक्षाओं को हम नहीं बना रहे, कक्षाओं को अलग बनाकर हम दिखाएंगे। अभी आप नाभिक का भाग ध्यान दीजिएगा, लेकिन नाभिक के चारों तरफ समझिएगा कई कक्षाएं होती, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। जैसे आपकी स्कूल में कक्षाएं होती है, उसी तरह इसके में भी कक्षाएं हो रहेंगी। अब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपको बताया जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में रहेगा, उसके लिए आगे हम जानकारी देंगे। लेकिन पहले बेसिकली यह जानकारी सबको होना जरूरी है। तो बताइए सबका प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल जाएंगे ना, किसी भी तत्व का, जैसे हमने 2 तत्वों का दिखाया उसी तरह आप अपने रफ कॉपी पर कई तत्वों का, बल्कि 10-12 तत्वों का प्रतीक लिख करके, परमाणु क्रमांक लिख करके, परमाणु भार लिख करके उसका जो है आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल कर दिखा सकते हैं। अगर यह आप काम कर ले जाएंगे तो यह जान लीजिए केमिस्ट्री का बेस आपका धीरे धीरे मजबूत बनता चला जाएगा। और चलिए हम बोल रहे हैं, जैसे इसका तो हम 2 दिखाए हैं, इसी तरह मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का 12 परमाणु क्रमांक होता है। तो नीचे लिखा जाएगा ना, लिखने का तरीका जानिए, आप लोग गलती कर देते हैं। जैसे हम मैग्नीशियम बोले तो कुछ लोग 12 तो यहां लिखना चाहिए, 24 यह लिखना चाहिए, यह सही तरीका है। या कोई इस तरह भी लिखेगा तब भी सही तरीका है इसका, 24 यहां 12 यहां, दोनों एक लाइन में। लेकिन 12 नीचे होना चाहिए थोड़ा और 24 ऊपर होना चाहिए, छोटे में होना चाहिए। लोग लिख देते हैं क्या, हम 12 MG 24 बोलते हैं तो यहां 12 लिखते हैं और यहां 24 लिख देते हैं। यह तरीका गलत है लिखने का, चूंकि तिरछा होता है, ध्यान रखिएगा। या तो यह तरीका अपनाएगा या तो यह तरीका अपनाएगा, सबसे स्टैंडर्ड यही तरीका होता है। ऐसी गलती नहीं करना आप कि आप साइड में लिखिएगा। देखिए हमने बताया 45 डिग्री एंगल पर, ऊपर भी और नीचे भी, ये जानिए। इस पर पहले ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम हो गया तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसी तरह दिखाइए आप लोग। फिर ऑक्सीजन का दिखाइएगा, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो नोट करिए इसको नोट कर लीजिएगा और यह दिखाइए आप लोग। ऑक्सीजन का जैसे होता है तो ऑक्सीजन का 8 और 16 होता है, यानी परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। अब बताइए 4-5 तत्वों का परमाणु क्रमांक परमाणु भार तो हम खुद बता दिए, इतना कम से कम तैयार रखिए। अगर एक दिन में आप 2-2 चर का याद करेंगे तब भी याद हो जाएगा। बस इतना कहे हैं कि आप लोगों को याद रखना है, उसकी आधार पर तमाम व्याख्या की जाएगी। तो यह सब निकालेगा। और भी तत्वों का जिनका याद है आप लोगों को, आप घर बैठे ही यह काम कर सकते हैं। कॉपी लीजिए, रफ कॉपी उठाइए और उसके बाद तत्वों का प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार वाला देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद अलग अलग तत्वों के परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप लोग, यह संख्या निकाल सकते हैं। और इसको जो है आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। तो आज इतना ही। देखिए 10th के लिए हमने वीडियो यह जो है दिया है। इसके बाद आगे आप लोग अब वीडियो को देखना जारी रखिएगा, चूंकि आगे वीडियो यह जाता रहेगा, अब लगातार जाएगा। और 2-1 दिन इस पर हम रहेंगे और वीडियो देंगे, और उसके बाद किसी लेसन पर सीधा चले जाएंगे। और जब लेसन स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा अच्छी तरह से। और आप लोग देखा भी करिए, जैसे दूसरे लोग जो नहीं बच्चे पढ़ पा रहे हैं या कहीं विद्यालय में नहीं जा पा रहे हैं या कहीं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको भी वीडियो साझा करिएगा सब लोग। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।